हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की पीवाईक्यू क्लासेस में। आज हम लोग जो पीवाईक्यू करने वाले हैं ये 28 अगस्त 2024 की मॉर्निंग शिफ्ट में आ चुका है। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इफ़ अनूप इज़ अ मेंबर ऑफ एनिमल राइट सोसाइटी देन ही अपोजेज हॉर्स रेसिंग। अनूप अपोजेज हॉर्स रेसिंग, देयरफॉर ही इज़ अ मेंबर ऑफ एनिमल राइट सोसाइटी। विच फैलेसी इज कमिटेड इन द अबव आर्गुमेंट। इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। यदि अनूप पशु अधिकार सोसाइटी का सदस्य है तो वह घुड़दौड़ का विरोध करता है। अनूप घुड़दौड़ का विरोध करता है इसलिए वह पशु अधिकार सोसाइटी का सदस्य है। उपयुक्त तर्क में कौन सा युक्ति दोष है? किस युक्ति दोष की बात ही कर रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, ये जो पूरा का पूरा आर्गूमेंट यहाँ पे दिया गया है, इफ़ अनूप इज़ अ मेंबर ऑफ एनिमल सोसाइटी, एनिमल राइट सोसाइटी, देन ही अपोज हॉर्स रेसिंग। ठीक है, तो एक तरीके से आपको इफ पी देन क्यू, ठीक है, इफ पी देन क्यू, एक आपको ये रिलेशन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ओके, और यहाँ पे देखिए अगला इस आर्गूमेंट का आधा पार्ट कहता है कि अनूप अपोजेज हॉर्स रेसिंग देयरफॉर ही इज़ अ मेंबर ऑफ एनिमल राइट सोसाइटी। यहाँ पर जिस कंक्लूज़न की बात की गई है, कंक्लूज़न की जो बात की गई है यहाँ पर, वो कंक्लूज़न ज़रूरी नहीं है कि अनूप अगर हॉर्स रेसिंग का या घुड़दौड़ का विरोध करता है तो उसके पीछे एक रीज़न यही हो कि वो मेंबर है एनिमल राइट सोसाइटी का। ठीक है, तो ये पी बाई क्यू और क्यू बाई पी के फॉर्मेट में ये आर्गूमेंट दिया गया है। यहाँ पर जो फैलसी है वो फैलसी कहलाती है अफर्मिंग दी कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? फल वाक्य विधान। फल वाक्य विधान का मतलब ये हो गया कि कोई आवश्यक नहीं है कि पशु की अनूप जो है वो पशु अधिकार सोसाइटी का सदस्य है इसीलिए वो घुड़दौड़ का विरोध करता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो किसी व्यक्तिगत कारण से पशु घुड़दौड़ का विरोध करता हो। ठीक, तो यहाँ पर जो फैलेसी है, जो युक्ति दोष है, वो फल वाक्य विधान में है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्टेटमेंट नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स is given as true, which of the following statements can be immediately inferred to be false? हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स। ठीक है, इसे हमें ब्रह्म वाक्य मान के चलना है कि ये सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स, मतलब इससे निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा इन्फ्रेंस होगा जो कि फॉल्स होगा। हमको ध्यान में क्या रखकर चलना है? नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स। पहला कहता है सम सर्कल्स आर नॉट स्क्वायर्स। ये कहीं ना कहीं ट्रू हो सकता है किन्हीं अर्थों में। ठीक है, किन्हीं अर्थों में ट्रू हो सकता है। लेकिन दूसरा देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल्स, जब भी पहले ही कह चुका है कि नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स, तो ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल्स तो हो ही नहीं सकता, ये तो फॉल्स होगा 100%। 100% इसका इन्फ्रेंस फॉल्स है, ये नहीं होगा। सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स, भाई जब नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स पहले ही कहा जा चुका है तो सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स कैसे हो सकता है? ये भी नहीं होगा। डी कहता है सम स्क्वायर्स आर नॉट सर्कल। सम स्क्वायर्स आर नॉट सर्कल, एक की तरह इसमें भी वास्तविकता या ट्रूथफुलनेस हो सकती है किन्हीं अर्थों में। बी एंड सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग टू प्रोपोजिशंस कैन नीदर बी बोथ ट्रू टुगेदर नॉर कैन दे बी फॉल्स टुगेदर। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको एक बहुत ही आवश्यक बिंदु है जिसे हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के नाम से जानते हैं। तो वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगर आपको पता होगा तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। जिसमें क्या कहता है, जिसमें मैं आपको उसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ए, ठीक है, और ई, ठीक है, ए ई और ओ, यहाँ पे ओ रहता है, और आई। ठीक है, और यहाँ से इसका जो इंटर रिलेशन होता है इसको आप ऐसे देखिए, ये
ये और ये। इसमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ए एंड ओ, ई एंड आई दो होंगे, ठीक है। ए एंड ओ, ए और ओ दोनों या तो एक इनमें से सत्य होगा, ठीक है, एक गलत होगा। दोनों गलत नहीं हो सकते हैं एट अ टाइम, और दोनों एट अ टाइम सही भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ए एंड ओ, और दूसरा क्या होगा, ई एंड आई। तो ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगर आपको ये ध्यान में रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ई एंड आई, इस क्वेश्चन को आप फिर इससे कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ये पता है, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे बचता है, जो सही ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास, आप देखिए ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला ऑप्शन कहाँ गया, यस, यहाँ पे आप देखिए ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ये क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यस बोलिए यस, ठीक है। दूसरा है सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ये क्या है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है, यस, तो इसको हम आई बोलेंगे, ठीक है। ओके, नो स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल निगेटिव, ये क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, ये हो जाएगा ई, ओके। और लास्ट वाला क्या है, सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल्स, ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर नेगेटिव, तो ओ हो जाएगा। हमने बताया कि ए एंड ओ हमें कहाँ मिल रहा है, ए एंड डी में मिल रहा है। देखिए ए एंड ओ हमें डी में मिल रहा है, ए एंड डी हमें ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द प्रोपोजिशंस दैट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। नो प्लांट्स आर एनिमल्स, नो एनिमल्स आर प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर नॉन एनिमल्स, ऑल नॉन एनिमल्स आर प्लांट्स। निम्नलिखित में से उन प्रतिज्ञप्तियों की पहचान कीजिए जो तार्किक दृष्टि से समतुल्य हैं। तार्किक दृष्टि से समतुल्यता हमें देखनी है, ठीक। नो प्लांट्स आर एनिमल्स, नो एनिमल्स आर प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर नॉन एनिमल्स, ऑल नॉन एनिमल्स आर प्लांट्स। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहली चीज़ समझनी है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप ये देखिए नो प्लांट्स आर एनिमल्स, यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट का यहाँ पर आप देखिए कि स्थान परिवर्तित है, ठीक। एक में प्लांट और एनिमल पहले है, एक में एनिमल पहले है, प्लांट बाद में है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का स्थान परिवर्तन है, इस वजह से ए और बी को लॉजिकली अपोजिट माना भी ही जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑल प्लांट्स आर नॉन एनिमल्स, ठीक है, सभी पौधे नॉन एनिमल्स हैं। आप देखिए कि यहाँ पर इनके बीच भी एक समतुल्यता आपको नज़र आ रही होगी। नो प्लांट्स आर एनिमल्स, ऑल प्लांट्स आर नॉन एनिमल्स। देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है दूसरा वाला, नो एनिमल्स आर प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर नॉन एनिमल्स, तो यहाँ भी एक समतुल्यता आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो हमारे पास और लास्ट वाला जो है ऑल नॉन एनिमल्स आर प्लांट्स, ये इसमें समतुल्यता नहीं, क्योंकि यहाँ पर नॉन एनिमल पहले है, ठीक है, यहाँ पर नॉन एनिमल पहले। तो ए बी सी हमारे पास 3 ऑप्शन हमारा यहाँ सही होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, वर्बल टेस्टिमनी इंक्लूड्स, क्या कहता है, शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र मत के अनुसार शब्द प्रमाण में शामिल होते हैं। शब्द प्रमाण में क्या क्या शामिल होता है, केवल आदेशार्थ वाक्य, धर्म ग्रंथ के शब्द, किसी भी शिक्षक के शब्द, विश्वसनीय व्यक्ति या आप्त पुरुष के शब्द। आप्त पुरुष का मतलब वो होगा जिसने सत्य को जान लिया है, जिसने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली है, ठीक है, जिसे शास्त्रों का सम्यक ज्ञान है। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल आदेशार्थ वाक्य नहीं होगा, ठीक है। कोई भी शब्द प्रमाण तब माना जाएगा भारतीय शास्त्र के अनुसार जब वो शास्त्र सम्मत हो, धर्म ग्रंथ के आधार पर हो, ठीक है, पहला ये हो जाएगा। किसी भी शिक्षक के शब्द नहीं माने जाएंगे, किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति के शब्द माने जाएंगे, किसी भी आप्त पुरुष के शब्द माने जाएंगे जिसने उन धर्म ग्रंथों को आत्मसात किया है और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने उसका अनुभव किया है और सत्य को जाना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है। बी एंड डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 2। अगला क्वेश्चन देखिए, इन कंप्यूटिंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोग्राम डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर दैट अपीयर्स हार्मलेस बट इज़ इन फैक्ट मलिशियस। ठीक है, निम्नलिखित में से, हिंदी में देखिए, परिकलन में निम्न में से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर पर डाउनलोड और प्रतिष्ठापित करने पर हानिकारक प्रतीत होता है परंतु वास्तव में विद्वेषपूर्ण होता है। इनका मेन रीज़न जो भी है, उद्देश्य है कहने का यहाँ पर, वो ये है कि कंप्यूटर में, कंप्यूटर प्रणाली में या सिस्टम में ऐसी कौन सी फाइल होती है जो दिखती तो हार्मफुल है, मतलब वो अपने आप को डिस्गाइज करती है, वो दिखेगी कुछ और लेकिन उसके अंदर और कोई चीज़ छुपी होगी। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा, क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम है, आप उसको बताइए। तो इसमें दिया इन्होंने ट्रोजन हॉर्स, टाइम बम, वॉर्म और लॉजिक बम। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा कह सकते हैं कि प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या, आप इसको एक तरीके का ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर है, मलिशियस प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में बहुत ही गुपचुप तरीके से शामिल होता है और उसमें सेंध लगाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी फाइल के साथ बिल्कुल अपने आप को छुपा करके, डिस्गाइज करके आपके कंप्यूटर में प्रवेश करता है। मान लीजिए कि आपने ईमेल पर या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपने कुछ देखा कि ये तस्वीर अच्छी लग रही है, ये गाना आपको अच्छा लग रहा है, आपने उसको डाउनलोड किया, तो उस फाइल में ये ट्रोजन हॉर्स जो है हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक, ये जैसे ही आप उस गाने को डाउनलोड करेंगे, उस पिक्चर को डाउनलोड करेंगे, ये जो है तुरंत ही आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है और चुपचाप तरीके से आपके कंप्यूटर की सारी जानकारी भेजना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा सही। टाइम बॉम्ब भी एक मलिशियस प्रोग्राम है, लेकिन ये जो है एक एक टाइम पर, एक स्पेसिफिक डेट पर जो ही एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा और ये अपने आप को डिस्गाइज नहीं करता है। ठीक है, ये आता है तो वो पता चल जाएगा। वर्म क्या होता है, ये भी एक तरीके का वायरस ही समझिए इसको। वायरस इस तरीके का है कि अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, मतलब 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से बढ़ाता रहता है, ये भी नहीं होगा। लॉजिक बम भी एक तरीके का टाइम बम जैसा ही होता है। ठीक, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्रोनिम्स एंड दियर एक्सपेंशन इज इनकरेक्टली मैच्ड। परिवर्णी शब्द और उसके विस्तार का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, हमें ये ढूंढना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हम जिस सिम का यूज़ करते हैं, सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ये सही है। एस एम टी पी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ प्लान लिखा हुआ है तो ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए प्रोटोकॉल। तो यही ऑप्शन आपका जो है ये गलत है। बाकी एसक्यूएल का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया, ये सही है। और यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये हो गया सही। तो जो ऑप्शन इसमें मतलब इनकरेक्टली मिसमैच है वो यही है, एस। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस A to D एज पर दियर इंक्रीजिंग डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। 4 डिवाइस दी गई है, उन डिवाइसेस में अपनी अपनी एक स्टोरेज कैपेसिटी है। किसी में कम डेटा स्टोरेज होगा, किसी में ज़्यादा डेटा स्टोरेज होगा। तो कम स्टोरेज से लेकर के ज़्यादा स्टोरेज वाले डिवाइस को आपको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे कम डेटा जो स्टोर होगा वो होगा सी डी रोम में। तो पहले नंबर पे सी डी रोम आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा डीवीडी आएगा। ठीक है, डीवीडी से बड़ी साइज़ होती है डेटा राइटिंग की, ब्लूरे डिस्क की। तो ब्लूरे डिस्क तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे हार्ड डिस्क आ जाता है। हार्ड डिस्क में आपके लिए जैसे 1 TB 4 TB ये नॉर्मल इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक, तो आपका हो जाएगा CADB। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब कॉन्फ्रेंसिंग। वेब कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। यह कॉन्फ्रेंसिंग होने की अनुमति देने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करता है। जी जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी वेब कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसके लिए इंटरनेट का प्रयोग तो होगा ही होगा। बिना इंटरनेट के प्रयोग के आप कोई भी वेब कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। इस प्रणाली में बहु कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है, सभी इंटरनेट से जुड़े होते हैं। जी, जितने भी क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंसिंग के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो किसी न किसी डिवाइस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे या तो आपके स्मार्टफोन से भी वो जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा।
एक बार कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद प्रतिनिधि डेलीगेट्स इसे छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ये उनके इन पे डिपेंड करता है वो कब तक मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में शामिल रहना चाहते हैं। डी है, यह वास्तविक समय में होती है। वास्तविक समय मतलब रियल टाइम में, बिल्कुल ये रियल टाइम में होती है। ठीक, अगर मैं इस टाइम बैठ करके अमेरिका में बैठे हुए किसी व्यक्ति के साथ वेब कॉन्फ्रेंसिंग करूँगा तो ये रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग मानी जाएगी। ठीक, ए बी एंड डी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 आईसीटी टर्म हो गया, मीनिंग आपको देखना है। सॉफ्टवेयर का मतलब आप जानते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है? अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक, अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इनेबल्स हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या हो जाएगा? वेब ब्राउज़र हो जाएगा कि वेब ब्राउज़र हो जाएगा द सॉफ्टवेयर दैट एक्सेस एंड डिस्प्लेस पेजेस ऑन वेब। ठीक है, ये हो जाएगा 2। पीडीए क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एक तरीके का छोटी सी स्मार्ट डिवाइस होती है जिससे आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, अपनी मीटिंग्स को आप जो शेड्यूल कर सकते हैं। आप इसमें और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल मोबाइल कम्युनिकेटिंग डिवाइस हो जाएगा। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक ऐसा मैकेनिज्म है दैट आइसोलेट्स अ नेटवर्क फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट परमिटिंग ओनली स्पेसिफिक ट्रैफिक टू पास इन एंड आउट। इसका मतलब ये समझिए कि फायरवॉल एक दीवार है आपके कंप्यूटर के ओएस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के बीच, जो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मैलिशियस हो, जो कि हार्मफुल हो, उसको फायरवॉल ब्रेक करता है, रोकता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर तक नहीं आने देता है। तो आपका हो जाएगा ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सेस प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ड्रिंकिंग वाटर कैन एलिवेट द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कौन सी सी चीज़ जो है वो एलिवेट करती है, बढ़ा देती है? सल्फेट, जिंक, लेड या कॉपर? तो हमेशा ध्यान रखिए लेड, जिसको आप हिंदी में शीशा बोलते हैं। लेड एक ऐसी धातु है जो अगर आपके शरीर में अधिक मात्रा में चली जाए तो वो आपके ब्लड प्रेशर को जो है अनियंत्रित कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिलीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ कोल। कोयले के दहन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक रूप से निर्मुक्त होता है? सार्थक रूप से निर्मुक्त होने का मतलब कि वो दिखाई देता है, आप उसको जो है मेज़र कर सकते हैं। कज्जल का मतलब हो गया कि जितना भी काला ब्लैक धुआं निकल रहा है, ठीक है, वो कज्जल कहलाता है। तो ये तो निकलता ही निकलता है। सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लाई ऐश और अमोनिया। देखिए पिछली बार जब ये क्वेश्चन आया हुआ था तो इसमें एक्चुअल में तो सही में इसके चारों ऑप्शन ए बी सी डी चारों सही हैं, लेकिन ये चारों ऑप्शन कहीं भी आपके आंसर वाले ऑप्शन में दिए हुए नहीं हैं। ठीक, इसलिए इसको पिछली बार यूजीसी नेट ने इसको क्या किया था, इसको ड्रॉप कर दिया था। इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था इसलिए क्योंकि इसमें जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो दिया ही नहीं गया था। तो इसमें क्या है, इसमें सल्फेट भी निकलता है, नाइट्रेट भी निकलता है। नाइट्रेट कैसे निकलेगा बताता हूँ। और फ्लाई ऐश तो होती ही होती है, अमोनिया नहीं होता। ठीक है, नाइट्रेट का मतलब ये हो गया, नाइट्रेट डायरेक्टली तो नहीं निकलता इसमें, लेकिन जिस फॉर्म में वो जब जिस धुएं के साथ वो सब्सटेंस जब बाहर आता है तो वो आ करके आपके इस वातावरण में रिएक्ट करता है। वातावरण में रिएक्शन के बाद नाइट्रेट के जो है वो सब्स्टिट्यूट्स इसमें पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये भी इस ऑप्शन सही होता है। तो कुल मिला करके यहाँ पर वैसे होना चाहिए ए बी डी ऑप्शन सही, लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 मान लिया जाता है कि भाई ऑप्शन नंबर 2 सही होता। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया गया वाटर ट्रीटमेंट और उसका प्रोसेस दिया गया है। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब ये हो गया कि आपके शहरों में जो पानी पहुँचता है नदियों से या कहीं से होकर के, उसको ट्रीटमेंट करने का जो सिस्टम है वो कैसे होता है। तो सबसे पहला जो प्राइमरी लेवल है, फिर सेकेंडरी लेवल है, फिर यहाँ टर्लियरी लिखा है, ये टर्सियरी है। टर्सियरी लेवल है, फिर एडवांस लेवल है। तो हर लेवल को उन्होंने उस प्रोसेस के साथ मैच करने के लिए दिया है। तो प्राइमरी लेवल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ लार्ज पीसेस सच एज स्टिक, स्टोन, रैग्स, प्लास्टिक एट्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पे हम ये करते हैं। फिर सेकेंडरी स्टेज पे क्या करते हैं, रिमूवल आफ्टर फ्लोकुलेशन एंड कोagulation ऑफ वेस्ट। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये है कि अगर आपने कभी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स
अगर आपने कभी देखे हों तो बड़े बड़े कुएं होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े चौड़े और गहरे कुएं होते हैं जिनमें पानी जो है वो घूमता रहता है। उसके अंदर एक एक मोटर लगी होती है, वो मोटर उस पानी को लगातार घुमाती रहती है। तो उसमें क्या होता है, जो पानी में अघुलनशील पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। जब आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं तो वो भारी हो जाते हैं। भारी होने के बाद वो पानी में एक स्लज की तरह, एक समझ लो कि हल्के कीचड़ की तरह वो हो जाता है, और वो फिर वो भारी होने की वजह से पानी जब रुकता है, जब वो मोटर बंद की जाती है, तो वो धीरे 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 पानी की सतह पे बैठ जाता है। फिर क्या होता है, उस सतह से ऊपर लगभग 1.5-2 फीट के ऊपर तक जितना पानी है उस पानी को निकाल लिया जाता है, ठीक है, और बाकी के पानी और स्लज को जो है दूसरी जगह कर दिया जाता है। ये होता है सेकेंडरी स्टेज में इसका जो प्रोसेस है। टर्शियरी में क्या होता है, टर्शियरी में होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू जो हम जो पानी इकट्ठा किए हैं सेकेंडरी लेवल में, हम सेकेंडरी लेवल के प्रोसेस में जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको हम फिर से क्या कहते हैं, चारकोल के मतलब एक तरीके से फिल्टर्स में डालते हैं, ताकि जो भी और अशुद्धि उसमें बची हुई हो वो भी निकल जाए। और एडवांस लेवल पे हम इसको क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज से इसका हम डिसइंफेक्शन करते हैं, मतलब ओजोनाइजेशन करते हैं, ताकि जो भी और उसमें मतलब बहुत सूक्ष्म जो कीटाणु या कोई इस तरीके की चीज़ें हों वो मर जाएं, ठीक। तो सबसे लास्ट में आएगा आपका ऑप्शन ये 2 आएगा, तो हो जाएगा ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4, ए का 3, बी का 4 और सी का हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स ड्यू टू जियोथर्मल पावर प्लांट्स। जियोथर्मल पावर प्लांट्स आप जानते हैं, जियोथर्मल पावर प्लांट वो पावर प्लांट हैं जो ज़मीन के कोर की गर्मी से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। मतलब ज़मीन के मतलब ज़मीन में काफ़ी अंदर तक इसके लिए जो है ड्रिलिंग की जाती है, और ड्रिलिंग करने के बाद ज़मीन के अंदर की जो गर्मी है उस गर्मी से पानी के थ्रू ये बनाते हैं स्टीम, और स्टीम से चलाई जाती है टरबाइंस। तो उसको बोलते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट्स। तो उसमें इन्होंने बोला कौन कौन सी चीज़ें ऐसे पावर प्लांट्स में एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए प्रदूषक के रूप में निकलती हैं। पहली चीज़ तो होती है इसमें नॉइज़ पोल्यूशन होता है, क्योंकि आप जितना ड्रिल करेंगे, क्योंकि जियोथर्मल पावर प्लांट के लिए पृथ्वी में काफ़ी अंदर तक ड्रिल करना पड़ता है। जब जब आप ड्रिल करेंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन होगा ही होगा। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह की जो है इसमें प्रोडक्शन होता ही रहता है, 100% होता है। प्रोडक्शन ऑफ H2S टॉक्सिक गैसेस का ही प्रोडक्शन इसमें होता है, क्योंकि जो उसमें स्टीम और ये जो भी इसका वो निकलता है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में इसका भी वो होता है। प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन तो होगा ही होगा। अगर ये बी एंड सी का प्रोडक्शन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मात्रा में तो ज़रूर निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए से लेकर डी तक सारे के सारे इसमें सही माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेज रिप्रेजेंट्स द बैकग्राउंड लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इसको हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक आधार स्तरीय ध्वनि प्रदूषण निरूपित करता है। इसको आप ध्यान में रखिए, इसको ये रटने की चीज़ है, इसको बोलते हैं L90 बोलते हैं, ये रटने की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वयं कोर्स इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन engagement ऑफ नंबर ऑफ डैश एंड नंबर ऑफ वीडियोज आवर्स, ठीक है। हिंदी में देखिए, स्वयं पाठ्यक्रम को डैश की संख्या और वीडियो घंटों की संख्या की संलग्नता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। सेमेस्टर, महीने, सप्ताह और वर्ष। सप्ताह, आप देखिए कि स्वयं के जितने भी पाठ्यक्रम, जितने भी करिकुलम आपको दिखाई देंगे, सब वीकली डिफाइन किए जाते हैं कि ये पाठ्यक्रम इतने सप्ताह का है, 4 सप्ताह का है, 4 वीक्स का है, 8 वीक्स का है, 16 वीक्स का है। तो उसको सप्ताह में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ओके। द एंशिएंट बिल्डिंग्स नेम्ड रत्नसागर, रत्नदधी, रत्नरंजक वर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत की वो कौन सा विश्वविद्यालय था जिसमें रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक नाम के 3 बिल्डिंग्स थे, जिसमें कि एक तरीके से ये बिल्डिंग्स क्या, ये तीनों जो इमारतें थीं, ये तीनों बिल्डिंग्स जो हैं ये एक तरीके की लाइब्रेरी का पार्ट थी, ठीक है। इनमें बहुत सारी पांडुलिपियाँ, इसमें बहुत सारे हस्तलिखित ग्रंथ, इसमें बहुत सारी किताबें जो है उस समय स्टोर करके रखी गई थी, और ये कई मंजिला थी, लगभग 8 से 9 मंजिल इनकी हाइट थी।
लेकिन इनको जब जलाया गया तो जलाने के बाद ये लगभग इसमें इतना ज़्यादा क्या कहते हैं पांडुलिपियों का भंडार था कि कई महीनों तक जलता रहा। ये नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मूल्य आधारित शिक्षा में कौन से सार्वभौमिक मानव मूल्य सम्मिलित होना चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में भी देखिए एक बार। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन शैल इंक्लूड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू सच एज, ठीक है, आइसोलेशन, नॉन वायलेंस, पीस, राइचस कंडक्ट, पनिशमेंट टू क्राइम। ठीक, तो आप देखिए मूल्य आधारित शिक्षा में सबसे पहली चीज़ शामिल होनी चाहिए क्या? अलगाव क्या शामिल होगा? जी नहीं, ये तो सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है ना। सार्वभौमिक मानव मूल्य, अहिंसा शामिल होगा, शांति शामिल होगा, धर्मपरायण आचार शामिल होगा और अपराध का दंड नहीं शामिल होगा। तो हमारे पास तीन ऑप्शन बी, सी एंड डी सही हो जाते हैं। बी, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज मेंशन बिलो। यहाँ पे दिल्ली कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट और सेंट जेवियर्स कॉलेज की स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग उनको लगाना है। ठीक है, तो इसमें जो निम्न उल्लिखित महाविद्यालयों की स्थापना का सही कालानुक्रम बताइए। ठीक है, सही कालानुक्रम क्या, इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो जो सबसे पहले सबसे पहले जो कॉलेज बना था वो था कोलकाता में सेंट जेवियर्स। सेंट जेवियर्स लगभग 1860 में बना था, ये पहले नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कोलकाता में अपनी कॉलोनीज बसाना शुरू की थी। तो सबसे पहले कोलकाता या बंगाल में ही उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, वहीं से इन्होंने अपनी चीज़ों को प्रचारित और प्रसारित करना शुरू किया। सेंट जेवियर्स के बाद फिर आपका आ जाएगा, मेरा ख्याल है कि इसमें दिल्ली का सेंट स्टीफेंस सबसे पहले इसमें आएगा। यस, ई, तो ऑप्शन आपका नहीं, हाँ, ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन दिया गया है तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दिल्ली कॉलेज ये शायद इंदौर में है। ठीक है, और सेंट स्टीफेंस कॉलेज आएगा इसके बाद। फिर इसके बाद आ रहा है बंगाल नेशनल कॉलेज, फिर बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट विद लिस्ट 2। दो लिस्ट दी गई हैं, इनको आपस में मैच करना है। पहला लिस्ट है वो कमीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी लिस्ट जो है वो मेजर रिकमेंडेशंस को जो है बता रही है। तो नॉलेज कमीशन या नेशनल नॉलेज कमीशन या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सैम पित्रोदा, और लगभग 2005 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसकी रिकमेंडेशंस में जो है एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि भारत में कुल मिलाकर के लगभग कम से कम 50 राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए उस समय। ठीक है, तो एक तो ये इससे कनेक्ट होता है। दूसरा है काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन में जो एजुकेशन का भारत में स्तर था उसको सुधारने के लिए इसमें बात की गई थी, रिकमेंडेशंस दी गई थी इसमें। तो इसमें जो कहा गया था उसमें ये काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये जो है प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये सेटिंग अप अ यूनिवर्सिटी इन बंगाल में एक यूनिवर्सिटी सेटअप के लिए ये बात की गई थी इसमें। ठीक है, और हंटर कमीशन में ग्रांट फॉर कॉलेजिएट एजुकेशन, मतलब न सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट एजुकेशन, बट हायर एजुकेशन के लिए भी इसमें थोड़ी सी बात की गई थी कि इसके लिए हम धन इकट्ठा करेंगे या ग्रांट इकट्ठी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये सी, ऑप्शन नंबर 1 से कनेक्ट होगा। कोठारी कमीशन आप सभी जानते हैं कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी लेवल की बात की थी। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको 2 भी ऑप्शन याद है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, और फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जिज्ञासा के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा।